नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप सुन रहे हैं डरावना माहौल हॉरर कहानी यूट्यूब चैनल मेरे यानी कि रोहित के साथ। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो सुरेश और संध्या की कहानी है। तो हम सुरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी सुनेंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश है। मुझे आज भी याद है वो मनुष्य दिन जब मेरे माता पिता किसी काम से विदेश जाने वाले थे। जाने से पहले मेरे माता पिता ने मुझे मामा के घर छोड़ गए और जाने से पहले मेरी माँ ने मुझे कहा, देखो बेटा, शैतानी मत करना और मामा को परेशान मत करना, हम बहुत जल्दी लौट के आ जाएंगे। मैं मासूमियत भरी निगाह से मेरी माँ को देखता रहा और फिर हाँ में सर हिलाया। उस दिन मैंने अपने माता पिता को आखिरी बार देखा था, क्योंकि मेरे माता पिता जिस प्लेन में बैठे थे वो हवा में ही ब्लास्ट होकर समंदर की अनंत गहराइयों में समा गया। इस घटना के बाद मेरे मामा और मामी ने मुझे गोद ले लिया, मगर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि जब तक अपने माँ बाप जिंदा होते हैं तभी तक सभी रिश्तेदार हमारे अपने होते हैं। जैसे ही माँ बाप चले जाते हैं उसके साथ रिश्तेदारों का रिश्ता भी चला जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी मामी मुझे हर छोटी छोटी बात में ताना मारने लगी। फिर धीरे धीरे हालत और भी बिगड़ते गए। आए दिन मेरे मामा और मामी में कहासुनी होने लगी। उस वक्त की परिस्थितियाँ और हालात को देखते हुए मेरे मामा ने मुझे दूसरे शहर में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरे मामा को पैसों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने जितनी भी पढ़ाई की और जो कुछ भी मेरे लिए खर्चा हुआ वो सारा कुछ मेरे मामा ने पैसा दिया था। जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई मैं अपने मामा की कंपनी में ही जॉब में लग गया। वहाँ पर मेरी मुलाकात संध्या से हुई। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। जैसे हम दोनों के प्यार के बारे में मेरे मामा को पता चला उन्होंने हमारी शादी करवा दी। मैं और संध्या एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि हम दोनों की पसंद और नापसंद सब कुछ एक जैसा था। जैसे कि हॉरर मूवी देखना, पुरानी ऐतिहासिक कोई जगह देखना, जैसे कि कोई पुराना कुआं, कोई बावड़ी, कोई राजा का महल, कोई खंडर, ऐसी जगह पे जाना हम दोनों को बहुत पसंद था। एक दिन हमें ब्रजेश्वरी मंदिर के बारे में पता चला। यह मंदिर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड भी है जो बहुत ही पुराना है। मैंने और संध्या ने वो जगह देखने का फैसला किया। जैसे ही हमें छुट्टी मिली मैं और संध्या ब्रजेश्वरी घूमने के लिए गए। वहाँ पहुँचकर जब मंदिर से दर्शन करके उस कुंड के पास बैठे थे वहाँ पर हमारी मुलाकात एक दूसरे कपल से हुई। उन लोगों से बात करके पता चला कि उन लोगों का शौक भी हमारे जैसा ही था। पुरानी ऐतिहासिक जगह घूमना, रेयर और अजीब चीज़ें देखना। उन लोगों ने कई ऐसी जगह के नाम भी बताए जहाँ हम कभी नहीं घूमने गए थे। फिर बातों बातों में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक वाड़ा है जो बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना है। हम लोगों ने उस वाड़े को देखा है। हमारा ख्याल है तुम लोगों को वो जगह एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। संध्या ने तुरंत मेरी तरफ देखते हुए कहा, सुरेश चलो ना, यहाँ तक आए तो एक बार ये वाड़ा भी देख लेते हैं। मैंने संध्या से हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, एडवेंचर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। मगर दोस्तों, हमें उस वक्त लग रहा था कि हम एक और पुरानी जगह देखने जा रहे हैं, मगर असल में वहीं से हमारी खुशियों भरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। मंदिर से निकलने के बाद मैं और संध्या कार लेकर वाड़े की तरफ निकल पड़े। दोपहर का समय था, धूप तेज़ थी, मगर रास्ते पर अजीब सी खामोशी थी। कुछ 5 किलोमीटर चलने के बाद
जो पक्की सड़क थी वो कच्चे रास्ते में बदल गई। जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए, पेड़ और भी घने होते गए। उस वक्त हमें ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि हम किसी जंगल की गहराइयों में जा रहे हो। आगे आगे रास्ता और भी डरावना लग रहा था। तभी संध्या ने मुझसे कहा, सुरेश, तुमने कहीं गलत मोड़ तो नहीं ले लिया? मैंने संध्या को समझाया, अरे नहीं संध्या, ये वही रास्ता है जो उन लोगों ने बताया था, और बीच में कहीं मोड़ तो आया ही नहीं, तो मैं गलत मोड़ कहाँ से ले सकता हूँ। हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मैंने देखा कि सामने की ओर एक छोटी सी बस्ती दिख रही है, जहाँ पर कुछ कच्चे मकान बने हुए हैं। जब हम उस बस्ती तक पहुँचे तो हमने देखा कि रास्ते के किनारे में एक चाय की टपरी बनी हुई थी। वहाँ पर एक लड़का चाय बना रहा था। हमने गाड़ी रोक के उनसे पूछा, भाई, वाड़ा जाने के लिए कौन सा रास्ता है? उस लड़के ने हमें रास्ता दिखाते हुए कहा, सीधा आगे बस 2 किलोमीटर और है। लेकिन जैसे ही हमारी कार उस बस्ती के पास से गुजरी, वहाँ सभी की नज़र हम पर ही टिकी हुई थी, मानो वो कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं पा रहे हो। वहाँ पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने उन सबको नज़रअंदाज किया और धीरे धीरे अपनी कार आगे बढ़ाने लगा। हम कुछ ही दूर उस रास्ते पे आगे निकले होंगे कि हमें सामने की ओर एक भव्य और बहुत ही पुराना महल जैसा वाड़ा दिखने लगा। जैसे ही हम वाड़े के पास पहुँचे, मैंने एक जगह पे कार रोक दी और कार से उतरकर जब मैंने वाड़ा देखा तो एक पल के लिए मैं तो खामोश हो गया। वाड़ा बहुत बड़ा था। दोनों तरफ लंबी लंबी दीवारें बनी हुई थी। वो दीवारें पत्थर और मिट्टी की बनी हुई थी। दीवारों पे कहीं कहीं घास फूस और बेल उगी हुई थी। उन लंबी लंबी और उलझी हुई बेलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इन बेलों ने इस वाड़े को बांध कर रखा हो। जब मेरी नज़र उस वाड़े के दरवाजे पे पड़ी तो मैंने पाया कि वाड़े का दरवाज़ा पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन लकड़ी पुरानी और काली पड़ चुकी थी। दरवाजे पे लोहे के बहुत बड़े बड़े कील थे, जो जंग लगने की वजह से भूरे और लाल हो गए थे। जब मैं और संध्या दरवाजे के और पास गए तो हमने पाया कि दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था, इतना कि उसमें एक पतला आदमी आराम से अंदर चला जाता। तो संध्या ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, सुरेश, क्या हम इसके अंदर चल के देखें? देखो ना कितना पुराना वाड़ा है। मैंने संध्या से कहा, देखो संध्या, अंदर जाने में वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन सांप या कोई जहरीला जानवर भी हो सकता है। संध्या ने मेरी तरफ चौंकते हुए कहा, अरे सुरेश, अरे बाबा, तुम कब से डरने लगे? हम ऐसी जगह पे पहली बार थोड़ी ना आए हैं, हमने तो बहुत बार देखी है ऐसी जगह। वैसे संध्या की बात भी ठीक थी, हमने बहुत बार इसी जगह पे भी गए थे, लेकिन पता नहीं इस वाड़े के अंदर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, ठीक है चलो, लेकिन सबसे पहले मैं अंदर जाऊँगा, उसके बाद तुम आना। दरवाज़ा खुला था मगर बहुत कम जगह थी। मुझे अंदर जाने के लिए दरवाजे की दोनों साइड खींचते हुए अंदर जाना पड़ा, क्योंकि दरवाजे की दोनों साइड एकदम जाम हो गई थी। दरवाजे को धक्का देने पर भी वो खुल नहीं रहा था। जैसे मैं वाड़े में दाखिल हुआ, अंदर का नज़ारा देखकर मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। वाड़े के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन था, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ उग गए थे। उन पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी और उन पे सूखे पत्ते लटक रहे थे। उस वक्त दोपहर का टाइम था, लेकिन पेड़ों की घनी छांव की वजह से अंदर अंधेरा सा लग रहा था। जमीन पर जगह जगह सूखे पत्तों की परत जम गई थी। कदम रखते ही पत्ते खड़खड़ की आवाज़ करते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वाड़े के अंदर एकदम खामोशी छाई हुई थी। ना किसी पक्षियों की चहचहाट, ना किसी जानवर की सरसराहट, बस एकदम खामोशी। वहाँ का सन्नाटा मुझे अंदर से खाए जा रहा था। तभी संध्या कब मेरे पास आ गई मुझे पता ही नहीं चला। संध्या ने मेरे पास आकर कहा, ये जगह कितनी अजीब है ना सुरेश, ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह में कई राज छुपे हुए हो। उसकी बात सुनकर मैंने भी महसूस किया, ये वाड़ा बस एक वाड़ा नहीं था,
ये एक अनजान राज था जो हमें अब अपने अंदर खींच रहा था। मैं और संध्या धीरे धीरे ध्यान से आगे बढ़ने लगे। हमने देखा कि उस वाड़े में कई सारे कमरे थे। हमने पहले कमरे से शुरुआत की। कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ था, जिस पर पुरानी साकर और कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे का काला रंग जो बहुत जगह से उतर चुका था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे मुंह पे आकर लगा और अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध भी मेरे नाक में समा गई। कमरा अंदर से बहुत छोटा था। उसकी दीवारों पे चूने का एक लेप लगा हुआ था, जहाँ पर बारिश के पानी की नमी की वजह से हरे और काले धब्बे बन गए थे। वाड़े की उस पुरानी दीवार पर धूल और चालों से ढकी हुई एक तस्वीर टंगी हुई थी। वो तस्वीर एक बुजुर्ग महिला की थी। उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पे झुर्रियाँ थी और आंखें किसी जिंदा इंसान की तरह चमक रही थी। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस तस्वीर में बैठी महिला झांक कर हमें ही देख रही हो। मैंने उस तस्वीर को अलग अलग कोण से देखा, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा था मैं चाहे जिस कोण से भी देखूं, वो तस्वीर मुझे ही घूर रही है। उस तस्वीर को देखते हुए कुछ पल तो मुझे ऐसा लगा जैसे मानो कि मैं उस तस्वीर की आंखों में खींचता ही जा रहा हूँ। मगर थोड़ी देर में जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि संध्या मेरे पास में नहीं थी। फिर मुझे लगा संध्या शायद वाड़े का दूसरा कमरा देखने के लिए गई होगी। फिर मैं उस कमरे से निकला और वाड़े के दूसरे कमरे चेक करने लगा, लेकिन उनमें मुझे कहीं संध्या नहीं दिख रही थी। दरअसल उस वक्त मेरी आंखें संध्या को ही ढूंढ रही थी। मैं संध्या को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे हल्के से एक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं वाड़े के उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। तभी मैंने हल्की आवाज़ में सुना, सुरेश सुरेश सुरेश। वो आवाज़ संध्या की ही थी। मैंने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस कमरे की तरफ दौड़ने लगा जहाँ से ये आवाज़ बाहर आ रही थी। मैं जब आवाज़ का पीछा करता हुआ उस कमरे तक पहुँचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि संध्या जिस कमरे के अंदर थी और दरवाज़ा खटखटा रही थी, उसके बाहर तो ताला लगा हुआ था। एक पल के लिए तो लगा जैसे संध्या मेरे साथ मजाक कर रही है। वो किसी खुफिया रास्ते से उस कमरे के अंदर गई है और अब दरवाज़ा खटखटा कर मुझे डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसी पुरानी इमारतों में कभी कभी ऐसे खुफिया दरवाजे मिल जाते हैं जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जुड़े हुए होते हैं। मैंने संध्या से पूछा, संध्या तुम अंदर कैसे चली गई? तो संध्या ने कहा, मुझे नहीं पता सुरेश, प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर बहुत अंधेरा है सुरेश, जल्दी खोलो सुरेश। इतना कहकर संध्या जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा पीटते पीटते अचानक ही संध्या रुक गई, क्योंकि अंदर से किसी की भयानक और धीमी धीमी हंसने की आवाज़ आ रही थी। उस भयानक हंसी को सुनकर संध्या एकदम से घबरा गई। सुरेश, यहाँ पर कोई है सुरेश, सुरेश अंदर कोई है, सुरेश जल्दी दरवाजा खोलो, अंदर कोई है सुरेश। संध्या को इतना डरा हुआ देखकर मैंने जोर जोर से लाते मारना शुरू कर दी, लेकिन दरवाज़ा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मैंने पाया कि संध्या की आवाज़ दरवाजे से दूर जा रही है, जैसे कि उसको कोई खींचता हुआ अंधेरे में कहीं ले जा रहा हो। संध्या को मुझसे दूर जाता हुआ देख मैंने अपने शरीर की जितनी भी ताकत थी वो जमा की और बजरंगबली का नाम लेते हुए एक जोर से लात मारी। दरवाज़ा किसी ताश के पत्ते की तरह टूटकर बिखर गया। जब मैं संध्या को ढूंढते हुए इस कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि उस कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ ना दिखे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसमें फ्लैश ऑन की। मैंने जब मोबाइल की रोशनी कमरे में डाली तो मैंने पाया कि संध्या कमरे के बीचों बीच लेटी हुई है
और मैंने फ्लैश को आसपास घुमाया तो वहाँ पर कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ मैं और संध्या थे। मैंने संध्या को अपनी गोद में लिया और उसके गाल थपथपाते हुए कहा, संध्या, उठो संध्या, आंखें खोलो संध्या, संध्या। मगर संध्या बेहोश पड़ी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरे फ़ोन की फ्लैश संध्या के पास वाले पर्स पे पड़ी। मुझे तुरंत याद आया कि संध्या हमेशा अपनी बैग में एक छोटी सी पानी की बोतल रखती है। मैंने झट से उस पर्स को खोला, उसमें से पानी की बोतल निकालकर पानी थोड़ा सा संध्या के मुंह पे छिड़का और तभी संध्या धीरे धीरे होश में आने लगी। जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी वहाँ से निकलकर मेन सड़क तक आ गए और इस ट्रिप को यहीं पर ख़त्म करते हुए हम अपने घर की ओर लौटने लगे। पूरे रास्ते में मुझे एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, अभी संध्या के साथ जो हुआ वो उसका प्रैंक था या कोई भूतिया घटना हुई थी, क्योंकि संध्या जिस कमरे में बंद थी वहाँ बाहर तो ताला लगा हुआ था, फिर संध्या अंदर कैसे जा सकती है। यही सवाल सोचते हुए मैंने संध्या से पूछा, संध्या, तुम तो मेरे साथ तस्वीर देख रही थी, तुम कब वहाँ से चली गई और किस तरह से उस बंद कमरे में पहुँच गई। संध्या ने वो घटना याद करते हुए कहा, हाँ, जब तुम तस्वीर देख रहे थे तब मुझे ऐसी आवाज़ आई मानो कोई ज़मीन पर लाठी पटकते हुए चल रहा हो। मुझे लगा हमारी तरह और भी कोई लोग वाड़ा देखने के लिए आए होंगे, इसलिए मैं भी उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस कमरे तक जहाँ पहुँची जहाँ पर से ये आवाज़ आ रही थी। जब मैं उस कमरे तक पहुँची तो मैंने पाया कि कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंदर बहुत ही अंधेरा था, मगर आवाज़ उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। तो मैंने सोचा इतने अंधेरे में कौन होगा, तो मैं ये देखने के लिए उस कमरे में चली गई। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गई तुरंत पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ देर तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने ही दरवाज़ा बंद किया था, मेरे साथ मजाक करने के लिए, मुझे डराने के लिए। मगर जब मैंने तुम्हें पुकारा, सुरेश दरवाज़ा खोलो, मजाक मत करो, मैं डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, इसलिए मैं दरवाज़ा पीटने लगी और तभी मुझे उस कमरे में किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। इसलिए मैं जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, तभी तुम आए और जब तुमने कहा बाहर ताला लगा हुआ है तब मैं और डर गई और तभी अचानक कोई मेरे पीछे हंस रहा था। जब वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ एकदम पतले और बहुत कठोर थे। उसने इतनी मजबूती से मेरी कलाई पकड़ी थी मानो किसी ने लोहे की बेड़ियां मेरे हाथ में डाल दी हो। और फिर मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं तुम्हारी गोद में थी। मैंने संध्या को चुप कराते हुए कहा, संध्या कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना, कहीं दर्द के ऐसा कुछ हो नहीं रहा ना तुम्हें। तो संध्या ने मुझसे कहा, नहीं चोट तो मुझे कहीं नहीं आई और दर्द भी नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। उस वक्त संध्या बहुत नर्वस दिख रही थी, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ था वो उससे अभी भी उबर नहीं पाई थी। तभी अचानक संध्या अपने पेट पे हाथ रख कर उसको मसलने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ संध्या, क्या बात है। तो संध्या ने मुझसे कहा, नहीं कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी ढाबे पे कार रोको ना, खाना खाते हैं। मैंने संध्या से कहा, कोई बात नहीं संध्या, आगे जो भी कोई ढाबा आएगा मैं गाड़ी रोक दूंगा, ठीक है। संध्या ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद मुझे
सड़क की बाईं ओर एक ढाबा देखा। मैंने गाड़ी ढाबे पे लगाई और मैं और संध्या खाने की टेबल पर बैठ गए। संध्या ने वहाँ पर बहुत सारा खाना ऑर्डर किया। हालांकि आमतौर पर संध्या इतना ज़्यादा खाना नहीं खाती थी, लेकिन मैंने उस सिचुएशन को देखते हुए संध्या से कुछ नहीं कहा। लेकिन हैरान तो मैं तब रह गया जब संध्या ने वो सारा खाना ख़त्म भी किया। मैंने उस बात को नज़रअंदाज किया और फिर मैं और संध्या वहाँ से घर आ गए। उस वाड़ा देखने के बाद संध्या में काफ़ी बदलाव आ चुके थे। कभी कभी वो पूरा दिन मायूस रहती और कभी कभी खुश होती तो ऐसा लगता मानो कि एक भयानक हंसी हंस रही हो। उसका स्वभाव अलग ही हो गया था। मुझे संध्या में काफ़ी बदलाव दिख रहे थे। एक दिन संध्या ने मुझसे चिकन मंगवाया। कहा बाज़ार से आओ तो मेरे लिए चिकन लेके आना। मैंने कहा संध्या तुम तो वेजिटेरियन हो। तो संध्या ने कहा हाँ पहले थी, मगर मुझे बहुत मन कर रहा है चिकन खाने का। मैं भी कभी कभी चिकन खा लेता था, इसलिए मुझे चिकन ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे संध्या ने कहा था, मैं उस रात 1 किलो चिकन अपने घर लेके गया। घर जाके मैंने चिकन का थैला संध्या को दिया और मजाक करते हुए पूछा बनाना तो आता है ना। तो संध्या ने मुझे एक अजीब सी स्माइल दी और चिकन का थैला लेकर वो किचन में चली गई। मैंने चिकन का थैला संध्या को दिया और मैं आराम से टीवी देखने लगा। कुछ देर टीवी देखने के बाद मुझे प्यास लगी। मैं संध्या को आवाज़ लगाने ही वाला था कि मैंने सोचा चलो वो किचन में काम कर रही है तो उसको क्या हैरान करना। मैं खुद चल के किचन में पानी पीने के लिए गया, लेकिन मैंने जो किचन में देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। संध्या के हाथों पे और मुंह पे बहुत सारा खून लगा हुआ था और वह किसी जानवर की तरह चिकन को चबा रही थी। उसे देखकर मैंने कहा संध्या। संध्या ने अचानक ही मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी स्माइल करते हुए मुझे कहा सुरेश मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुम्हें कहाँ गई। सुरेश बुरा मत मानना। संध्या का ऐसा अजीब रूप देखकर मैं समझ गया कि संध्या की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। उसे किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अगले दिन में संध्या को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गया। दिल में एक ही खौफ था कि कहीं उस घटना का असर संध्या के दिमाग पे ना हो गया हो। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट लिख दी, ब्रेन स्कैन, एमआरआई, सब कुछ। मैं घंटों तक संध्या के साथ केबिन के बाहर बैठा रहा। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई बुरा सच सामने आ जाएगा। जब डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट की जांच कर ली तो केबिन के बाहर आकर उन्होंने मुझसे कहा देखिए सुरेश भाई, आपकी बीवी को कोई तकलीफ नहीं है, शायद कुछ तनाव की वजह से ऐसा हुआ होगा, बट उसके दिमाग में कोई तकलीफ नहीं है, वो ठीक है। मैं फिर भी कुछ दवाइयाँ देता हूँ, उसे खाने से उसका तनाव दूर रहेगा। डॉक्टर की बात सुनकर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। संध्या ठीक है तो मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? कि अगर डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक है तो कल रात जो मैंने देखा था वो सब क्या था? कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर संध्या ठीक नहीं है तो इसका मतलब है तो संध्या की बीमारी डॉक्टर के समझ में नहीं आई। फिर मैं संध्या को वहाँ से घर ले गया और जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वो घर जाके उसको समय समय पे देने लगा। फिर कोई ऐसी वैसी तो हरकत नहीं हुई, मगर एक बात मैंने नोटिस की कि संध्या की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उसके शरीर में से वजन घटता जा रहा है। धीरे धीरे संध्या की हालत और भी खराब होती गई। उसका जो 55 किलो का शरीर था वो बस अब 35 किलो का रह गया था। एक के बाद एक
मैं कई डॉक्टर के पास संध्या को लेकर गया, लेकिन सभी डॉक्टर का एक ही कहना था, इसको चिंता और तनाव है। लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी और टेंशन ना होने की दवा देते थे बस, और आराम करने का कहते थे। लेकिन इन दवाइयों से संध्या पे कोई असर नहीं हो रहा था। संध्या की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर मैंने सोचा, क्यों ना एक बार संध्या को सरकारी अस्पताल ले जाऊं। शहर के लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं संध्या को ले गया था, मगर संध्या की बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मैं संध्या को जांच कराने के लिए सरकारी अस्पताल ले गया। वहाँ के डॉक्टरों ने उसे तुरंत एडमिट होने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त संध्या की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। मगर वहाँ जो हादसा होने वाला था उसका पता मुझे पहले होता तो मैं संध्या को कभी भी सरकारी अस्पताल ना ले जाता।